जिनको नहीं देना वो मेरी क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। वहां केवल आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे, क्या है कैसे है इतना नहीं बताया जाएगा। अनुच्छेद बताया जाएगा, बस सिंपल में अनुच्छेद बता के खत्म कर दिया जाएगा, इतना जान जाइए। बहुत इलाबोरेट में नहीं होगा, केवल प्रीलिम ओरिएंटेड होगा। आपको बताया जाएगा ये क्वेश्चन देखो पिछले साल ये इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं, हमें इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। बट हम जहां तक समझते हैं कि जब तक हमें एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं आए ना, तो फैक्ट्स याद करना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, इजंट? हाँ, जो कि आप लोग करेंगे नहीं। हाँ ठीक। और शांति से बैठ नहीं सकती हो, खाली डोलोगी, अधिकारी बनो। तो ये पहली क्लास है आपकी? अच्छा दूसरी, ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जी इस साल आप दे रहे हैं, इस साल आ रहा है नोटिफिकेशन, आप दीजिएगा। हाँ अभी हमारे ख्याल से, मुझे देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत प्रैक्टिकल हूँ, जो है वो दिल से मुंह पर बोल देता हूँ, आप लोगों को भले खराब लगे। मुझे जहां तक लगता है कि जितने बच्चे अभी हमारी क्लास में प्रिपेयर करने जाएंगे, आरएस का फॉर्म भरेंगे, उन्हें इस साल ड्रॉप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं है, और आरएएस का मतलब ही होता है कि आपको 60% जो है, 60% आपको स्टेट का आना चाहिए। सिक्सटी परसेंट आपको राज्य से पूछा जाएगा, और अगर 60% आपको राज्य से, क्योंकि स्टेट का कॉन्सेप्ट ही होता है कि बाहर के लोगों को हटाना है, भीड़ बाहर के छांटेंगे तो बाहर के ही लोगों को छांटेंगे। तो अब आप लोग अपनी तैयारी देख लो। क्यों? क्योंकि इसका हमको लगता है डेट भी दे दिया कि प्रीलिम एग्जाम कब होगा, अक्टूबर में डेट दे दिया। मतलब अक्टूबर में, मतलब आप देखिए कि अक्टूबर में वो, मुझे नहीं लगता अक्टूबर में, क्योंकि दिसंबर में तो चुनाव है। हाँ जनवरी में है ना, तो हो सकता है अक्टूबर में आपका प्रीलिम हो जाए, किंतु मेंस हमें नहीं लगता कि 2 साल से पहले करेंगे। क्योंकि हो सकता है सरकार अगर यही रही तो ठीक है, उसके खुशी में 2 साल नहीं होगा, सरकार अगर बदल गई तो भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, हम लोग को चीजों को समझने की जरूरत है। हमारे राजनेता को यह पता है कि 5 साल पे हमारे राज्य का चुनाव होना है, तो उनको उसके लिए बहुत अच्छे से पता है कि हमें तैयारी कैसी करनी है। 5 साल निर्धारित है, आप देख लीजिए। किंतु दुर्भाग्य की बात हमारे लिए, आप लोगों के लिए ये हो जाती है कि हमारे लिए आरएस का प्रतियोगिता जो है वो अनिश्चित काल हो जाता है। मतलब अगर वो भी सतत होता ना, प्रतिवर्ष आता, तो शायद हम कह सकते कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती। चूंकि वो अनिश्चित होता है, अब देखिए 2018 का बाद, अभी जो 2021 में हो उसका इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि इंटरव्यू 2 साल बाद हो रहा है। हो सकता है कि अभी निकाल दें इंटरव्यू वगैरह, इस एग्जाम से, इस चुनाव से पहले रिजल्ट निकाल दें। किंतु ये मान के चलिए कि इस एग्जाम की भी गति जो होगी ना, बहुत धीमी होगी। तो आप खुद देखिए कि हमारे जीवन कितना ज्यादा संघर्षमय है, कि हम उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो सरकार कब निकालेगी उसका कोई हमें पता नहीं। किंतु आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग इतने ना लेथर्जिक, इतने ना आलसी हो जाते हो कि आप लोग तैयारी नहीं करते हो। अभी देखो हमारी क्लास में 99% बच्चों का कहना है कि सर हम अगले साल, मतलब अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम देंगे। और ये सबको पता है कि 2 साल 3 साल बाद ही नेक्स्ट आएगा, तब तक आप लोग का ग्रेजुएशन भी बहुतों का हो जाएगा, उम्मीद करते हैं हो जाएगा, और उस श्रेणी में भी आ जाएंगे, एग्जाम देने वाली श्रेणी में।
किंतु आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 2 साल 3 साल बाद आएगा, वो बाद की बात है। हमारी तैयारी साल भर, 1.5 साल 2 साल के अंदर इतनी अच्छी कर लें कि कहीं से भी कोई प्रश्न पूछे, कैसा भी प्रश्न पूछे, उसका जवाब हमारे ठोर पर रहे, यानी मुखा पर रहे, मुख पे रहे, फट से जवाब दे दे। आपकी तैयारी मेंटली आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए। आप लोग क्या है कि बहुत आरामदायक प्रिपेयर करते हैं कि 2 साल 3 साल अभी बचा हुआ है, फिर जब टीना डावी ने तैयारी की थी तो वो भी एज कम था उसका, किंतु वो मेंटली प्रिपेयर थी कि हमको क्या करना है इस 3 साल में, बहुत अच्छे से प्रिपेयर थी। ये प्रिपरेशन आप लोगों में भी होनी चाहिए, तब जाके कुछ होगा, वरना बहुत मुश्किल है। वरना रियली कह रहे हैं कि आप लोग केवल क्लास में बैठेंगे बट एग्जाम उस हिसाब से नहीं चलेगा। जो कि हम नहीं चाहते हैं। पर्सनली अगर हमसे कोई पूछे तो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप पढ़ें तो दिल से पढ़ें, ताकि एग्जाम निकाले यार, बैठ कर क्या करना है हमको, उस सेंस से आप लोग पढ़ाई करें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट लिखिए राज्य पुनर्गठन आयोग। नहीं कराया अनुच्छेद 4? हाँ, तो उसके बाद का ही हेडिंग आप दीजिए। हाँ, अब हम लोग करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए, जब हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं, सॉरी आयोग की बात करते हैं, तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग में हमने आपको सबसे पहले बता चुके हैं एसके धार कमिटी आयोग, एसके धार आयोग। उसके बाद हमने आपको बता दिए हैं जेवीपी आयोग। हाँ, जेवीपी का फुल फॉर्म क्या है कृष्णा? देखो हम ये बता चुके हैं। हाँ बोलो। पत्नी प्लस। वेरी गुड। हाँ बोलो जी। और सीकर, सीकर से हो ना? हाँ बोलो, तो गला ठीक कर लो। हाँ बोलो। बोलो क्या है? आ रहे नजदीक, माइक दे रहे, रुक जाओ। स्थिति तो ये है लोग की। हाँ बोलो। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और एक नाम? जवाहरलाल नेहरू तो ठीक बोलिए, उसके आगे बताओ। है? ठीक बोलिए, बोलो। हाँ, सरदार बल्ला। हाँ बोलो क्या है? हाँ बोलो। हाँ, सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, सीताराम। हाँ बोलो जी। हाँ जी बोलिए। अब तक तो पता चल ही गया आपको भी। बस यही दो का नाम पता है, बताइए। हाँ बोलो बालक, हाथ उठा रहे हो। वीपी मेनन, वेरी गुड। बैठ जाओ। हाँ वेरी गुड, बोलिए। पहली क्लास है? डेमो है? अच्छा।
काहे के लिए फर्स्ट बेंच में बैठ जाती हो? आखिरी बेंच पे बैठती तो ठीक रहता ना। है, कल से बैठ जाऊंगी, पढ़ना लिखना। हाँ बोलिए, अभी याद कर रही हैं, बोलिए। पता नहीं, कल से पीछे बैठ जाना। पता नहीं। हाँ बोलो, याद है? हाँ बोलो, जोर से बोलो तो। जवाहरलाल एलो नहीं, नेहरू है। ठीक है, अरे थोड़ा ठीक से बोला, किसी का नाम हाँ उसके बाद यस, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसा ही हमने करवाया जी। हाँ वाह। हाँ जी हाँ बोलो, कौन कौन है? हाँ बोलो, जीतो। हाँ वेरी गुड, सीताराम। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जो आपने कहा है। ठीक है, चुप रहो। और आप पीजी में रहती हो कि घर पे रहती हो? पीजी में रहती हो ना? ये भी रहती है आपके साथ? तो फिर डिस्कस क्यों नहीं करते हो आप लोग? जो पढ़ते हो उसका कम से कम घर पे डिस्कस किया करो। करते हैं ना? बस इधर उधर का डिस्कस करते हैं सर। मेन एरिया जो है उसका डिस्कस नहीं करेंगे। करते हैं? नहीं, हाँ वेरी गुड। तो आपके साथ कौन रहता है? अच्छा, घर पे, इसीलिए ये हाल है। ओके कोई बात नहीं। अब देखिए, तो इसके बाद हमारे पास एक और आयोग आया जिसका नाम है फजल अली। तो जब हम लोग बात करते हैं फजल अली, फसल अली नहीं, फजल अली, हाँ फजल अली। तो फजल अली जो हैं, इन्होंने, इन्हीं की अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। दो सदस्य और थे। वेरी गुड, हाथ उठा। दोनों सदस्य कौन कौन थे जी? बोलो। ये तो बताए थे, तब कैसे हो गया गड़बड़ी? हाँ बोलो जीतू। हाँ बोलो। हाँ बोलो। उसका क्या हुआ? कोटा का क्या हुआ? वो कोटा चला गया? अच्छा हाँ, बोलो। वेरी गुड, हाथ उठा बोलो। तो हाथ क्यों उठा रहे थे? ऐसे भी हमको पता चल जाएगा कि नहीं पता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। बोलो, अच्छा बोली थी। हाँ वेरी गुड, भीमराव अम्बेडकर और जवाब, वेरी गुड। चुप रहा करो, जवाब भीमराव अम्बेडकर आ रहे हैं यहां पर। ये जो है, इनका दूसरा जो सहयोगी था उनका नाम था कुंजरू, एच एन कुंजरू। और तीसरा जो था वो पानीकर। क्या था? पानी भर नहीं, पानीकर। हाँ हाँ। ये तीनों ने मिलकर अपनी अनुशंसाएं, ये गठित ही किया गया था 1953 में, और इन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी 1955 में। सरकार इनकी अनुशंसाएं मानी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना दी, जिसको हम लोग अभी अधिनियम के नाम से जानते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यानी ये अब अधिनियम बन गया 1956 से। अब जितने भी राज्यों का विभाजन, तो इस अधिनियम के माध्यम से उस वक्त कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे जी? हाँ उस वक्त कितने थे? 56 की बात हो रही है। पता नहीं आप लोगों को। हाँ बोलो, वेरी गुड, हाथ उठा रही, बोलो। 16 राज्य और, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? है? अनु। वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा जवाब दियो। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आज कितने राज्य हो गए? यानी इसका डबल हो गए हैं सर, यही कहना चाहती हो ना? और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 60 नहीं, 8। 60 वहां, 28 यहां 60। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और देखिए, अब जो भी राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है वो इसी आधार पर हो रहा है।
जो इनकी अनुशंसाएं हैं इसी के आधार पर हो रहा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इजंट, अब केवल लिखना बाकी है, यही था ना जी, केवल लिखना बाकी है ना। हाँ तो लिखा जाए, सोच क्या रहे हैं, लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग लिखिए। पानी कट नहीं है, पानी भर, सॉरी पानी कर, हाँ पानीपत नहीं, चुप रहो, पानीपत इनको याद आ रहा है। हाँ पानी कर, पानीपत, कुछ भी ये लोग को जो मन में आ रहा है सो बोल दे रहे हैं। हाँ लिखिए। स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत भारत में पहली बार दक्षिण राज्यों से यह मांग उठी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। वेरी गुड दिलखुश, नाम बहुत अच्छा है दिलखुश। भाषा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि तेलुगु भाषा के लोगों ने मद्रास राज्य में पहली बार इसकी मांग उठाई। संविधान सभा ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए इस मांग को ध्यान में रखते हुए एक आयोग का गठन किया 1947 में। एक आयोग का गठन किया 1947 में। जिसकी अध्यक्षता एस के धार को सौंपी गई। जिसकी अध्यक्षता एस के धार को सौंपी गई। नहीं, इसको 1947 नहीं 1948 कर दो। सौंपी गई और धार आयोग ने अपने 4 सदस्यों के साथ दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। प्रशासनिक सुधार के आधार पर
राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। देखिए ना, ये लिखने में तेज है, दिमाग में थोड़ा लिखा रहा है। इस अनुशंसा के उपरांत, लिखो बाद में घड़ी ठीक करना, इस अनुशंसा के उपरांत मद्रास के तेलुगु 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 भाषीय लोगों में एक विरोध उत्पन्न हो गया। एक विरोध उत्पन्न हो गया। इसके फलस्वरूप 3 सदस्यीय आयोग दिसंबर 1948 में ही गठित की गई। इसके फलस्वरूप 3 सदस्यीय आयोग दिसंबर 1948 में गठित की गई। और इस आयोग को एसके धार की अनुशंसा का मूल्यांकन करने के लिए गठित किया गया था। एसके धार की अनुशंसा का मूल्यांकन करने के लिए गठित किया गया था, जिसे सामान्य तौर पर जेवीपी आयोग भी कहा जाता है। अर्थात जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया पट्टाभी सीतारमैया जिन्होंने अपनी अनुशंसा अप्रैल 1949 में पेश की। अप्रैल 1949 में पेश की। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, इस आयोग का गठन जयपुर में किया गया था। जयपुर को अंडरलाइन कर देना। इस आयोग की अग्रलिखित अनुशंसाएं थीं। इस आयोग की अग्रलिखित अनुशंसाएं थीं। पहला, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। दूसरा,
पोटी 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 श्रीरामुल्लु श्रीरामुल्लु के मृत्यु के बाद आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए पोटी श्रीरामुल्लु की मृत्यु के बाद आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए देखते हुए देखते हुए आंध्रा आंध्रा मद्रास से आंध्रा मद्रास से स्वतः भाषा के आधार पर राज्य बन गया 1952 में। तभी संसद ने 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग गठित की। जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग के सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। इस राज्य के अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पानीकर थे। हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पानीकर थे। इस आयोग ने अपनी अनुशंसा 1955 में प्रस्तुत किया। इस आयोग ने अपनी अनुशंसा 1955 में प्रस्तुत किया और कहा कि पहला केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा, राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, किंतु
किंतु पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, कॉमा राष्ट्रीय सुरक्षा, कॉमा प्रशासनिक गतिविधि, कॉमा आर्थिक आर्थिक स्थिरता, किंतु किंतु बोला है क्या मैंने? किंतु पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, कॉमा प्रशासकीय गतिविधि, कॉमा आर्थिक स्थिरता, स्थिर एवं विकास को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। क्योंकि इस आयोग से पहले भारत में कुल 29 राज्य थे। क्योंकि इस आयोग से पहले भारत में कुल 29 राज्य थे जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ऐसे अपने से लिख देना, ये लिख लिया ना, जैसे अपने से लिख देना। अगर 4 श्रेणी हम कह रहे हैं तो 4 श्रेणी में आप ऐसे कर देना, अपने नीचे एरो दे दो, ठीक है, जिसे 4 श्रेणी में बांटा गया था। अरे 4 श्रेणियों में समझ रहे हो ना आप लोग? श्रेणी भी लिखना पड़ेगा कि लिख लिए? हाँ, 4 श्रेणियों में बांटा गया था। लिखना, पहला लिखो भाग क, भाग क, वहीं नीचे एरो जो दी हो ना वहीं पे आप लोग लिख लो। भाग क में कौन कौन से राज्य थे? इसमें लिखो कुल 9 राज्य थे। कुल 9 राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे, जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे। भाग ख, भाग ख ये देसी रियासतों को रखा गया था, बड़े देसी रियासतों को। इनकी भी संख्या 9 थी। भाग 3 यानी ग, इस श्रेणी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त, इस श्रेणी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन वाले क्षेत्रों को रखा गया था। आयुक्त के शासन वाले क्षेत्रों को रखा गया था। ब्रैकेट में लिखना छोटी रियासतें, ब्रैकेट में लिखो छोटी रियासतें, लिखना 10। और भाग लास्ट लिखना ग, क ख ग ग, क ख ग घ। तो घ में लिखना, इसमें अर्जित राज्य क्षेत्रों को रखा गया था। एक राज्य था। किंतु नेक्स्ट पैराग्राफ, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने
इन चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन चारों श्रेणियों को समाप्त कर केवल दो श्रेणी ही रखी, दो श्रेणी रखा। एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और वर्तमान में मत लिखो, और वर्तमान में मत लिखो। इस आयोग ने अपनी अनुशंसा 1955 में दी है। लिखा तो है, आप लोग कितनी बार लिखोगे, धड़ाधड़ मत लिखो, कुछ समझा करो। 1955 में दी, फिर उसके बाद लिखो सरकार ने इस आयोग की अनुशंसा सन 1956 में स्वीकार किया। जिसे हम राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। बोलो, कुछ पूछना है? उन्नीस सौ छप्पन तो लिखी हो, तब क्यों पूछ रही हो कब? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखिए राजस्थान का मेंस तो हो नहीं रहा है, पर हमको तो पढ़ाना चाहिए, किंतु अभी पढ़ाना भी रेलेवेंस है, क्योंकि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कर दी गई है 50। और फिर प्रश्न उठता है कि क्या जिलों की संख्या 50 कर देने से जिलों का क्या विकास होगा? ये राज्यों द्वारा क्या निर्णय लिया गया, ये उचित निर्णय है? अगर प्रश्न आता है कि यदि जिलों को छोटा कर दिया जाए तो क्या उसका विकास संभव है? आपने विकास की दृष्टि से ना उसको किया है, तो क्या यह संभव है कि हो जाएगा विकास? बोलो। तब जब बजट नहीं है तो इतना जिला खोलने का क्या तात्पर्य बना? अरे जब खोल दिया है तो बनेगा ही यार। गजट में डाल दिए हो, राजपत्रित में डाल दिए हो आप राजस्थान के, तो अब तो बनना ही है। किंतु आप देखिए, एक बार ही 19 जिलों का उद्यापन करना, पता आपको कितना कारबोझ डाल देगा सरकार के ऊपर, कितना पैसे की क्षति होगी, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। सरकार को अगर खोलना था 50 जिले खोले, उसे कोई आपत्ति नहीं है, धीरे धीरे करके खोलो यार। एक साल में 3 जिले खोलो, ताकि आप उसको सही तरीके से संचालित कर सकते थे। एक ही बार आप बृहद काम ले लिए 19 जिला खोलने के लिए, ना विकास कर पाओगे, ना जिलों को सही से आप उद्यापन कर पाओ, खोल पाओगे। क्यों? बात सही है ना? क्यों? क्योंकि यह भी पॉसिबल नहीं है कि छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जिलों में हम राज्य के
राज्य को छोटे छोटे जिलों में बांट दे, लिलीपुट टाइप में। लिलीपुट समझते हो ना? लिलीपुट का मतलब होता है, एक पिक्चर आई थी लिलीपुट, जिसमें आदमियों की जो सबसे ऊंची ऊंचा हाइट थी वो 2 फुट की थी। 2 फुट लंबा, उससे ज्यादा आदमी नहीं होता था। ठीक है, तो वैसे वैसे जगह तो आप यही कर रहे हैं कि लिलीपुट टाइप का आप एक जिला खोल रहे हैं इस आधार। अरे आप देखिए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, ये सब छोटे राज्य हैं, उनका क्या विकास हो गया है ना? अभी भी मर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि छोटे राज्यों में, राज्य को छोटे जिलों में बांटकर हम उसका विकास करें। ये ज्यादा जरूरी है कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो सुचारू रूप से, क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक जिले में एक सामान्य तरीके से लागू किया जाए, ताकि उस नीति का लाभ सभी को मिल सके। तब हम विकास देखेंगे। विकास को विकास करने के लिए विकास का मूल्यांकन होना चाहिए। होता है मूल्यांकन। आज सड़क बनी और साल भर बाद बारिश आए, उस सड़क को लेकर चल दिया अपने साथ। तो सोचिए कितना करोड़ आपने खर्चा किया सड़क में, वो चला गया। संभवतः वो पैसा जा किसका रहा है? हम लोग का जा रहा है। हम लोग का जा रहा है, जा रहा है ना हम लोग का। क्यों? क्योंकि हम लोग कर से उस पैसे दिए, तभी ना आप नाला तो क्या से क्या बना रहे हैं तोड़ ताड़ के। घर से आप थोड़े ना पैसा दे रहे हैं। और उस पैसे को साल भर, अभी देखिए ना बारिश हुई है, क्या स्थिति है रास्ते की, जगह जगह गड्ढे आ गए, छलांग लगाने लायक। देखिए स्थिति क्या आ गई है। इसका मतलब कि जो उसके अंदर पदार्थ डाले जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और इसके वजह से आज विकास की गति जो है हमारे राजस्थान में भी, जिस गति से होनी चाहिए थी, उस गति से न होकर काफी धीमी गति से है। अगर हम अपने लोगों के, अपने आवाम यानी अपने लोगों के बच्चों के बारे में सोचे, तो इनको रोजगार सही तरीके से नहीं मिल रहा। अगर प्रतियोगिता आ भी रहा है तो पेपर, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। सफर कौन कर रहा है? कौन सफर कर रहा है? आप कर रहे हैं। कोचिंग नहीं करिए, कोचिंग को तो पता है फिर आप आएंगे, पैसा देंगे, जाएंगे, फिर आएंगे। ये तो सतत प्रक्रिया, ये तो एक चेन है, बना हुआ है। क्या नाम है बालक? उत्साह, उषा, तुषार, तुषाल। एक आदमी बोलो। कुशाल। तो कुशाल, कुशाल नाम है ना? कहां से हो कुशाल? यहां पे पीजी में रहते हो? तो बेटा ये बताओ कि ग्रेजुएशन हो गई आपकी? +2 हो गया? 12वीं भी नहीं पास की अभी तक? तो जब +2 हो गया तो अभी ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए? नहीं। तो नीचे क्या सोच रहे थे? किसको देख रहे थे? क्या देख रहे थे? हम क्या पढ़ा रहे थे बताओ? अब बताओ बेटे, अगर कंसंट्रेशन नहीं करोगे, एकाग्र चित्र से अगर नहीं सुनोगे, तो फिर कल को कहोगे ना कि सर तो बस बतौला करके चले गए, पढ़ाए कुछ नहीं। यही कहोगे ना? तो गलत है ना ये। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उफ। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है जी नागरिकता। चूंकि ये आरएस में नहीं है, देखो हम बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बहुत साफ बोल रहे हैं, नागरिकता आरएस के सिलेबस में नहीं है, किंतु ये आईएएस के सिलेबस में। ठंड लग रही है आपको? तो उठ के बंद कर दो। कहां पर है वो? बंद कर, वहां स्विच है, बंद कर दो कोने में।
नहीं नहीं, इनको लग रही है तो बंद कर दो। स्ट्रांग वो है, उनको नहीं ठंड लगेगी। कमजोर तो आप है। देखो सबसे कोने में स्विच होगा, उसको टप से बंद कर दो तो बालक, देखो तो ऊपर बंद हो गया ना। क्या ये सब लोग कांप रहे हो, हैं, कन 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 कर रहे हो, मगर मन मन नहीं कर पा रहे हो। आंध्र प्रदेश में एक सम्मेलन हो रहा था जिसमें बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हुए थे। वो सब तो अंग्रेज है, तो वो सब अंग्रेज थे, तो वो बैठे थे, उनको गर्मी जैसा महसूस हो रहा था, तो उन्होंने किसी से नहीं बोला, उनके पीछे एसी था, तुरंत जाके स्विच ऑन कर दिया उन्होंने। और जब जॉर्ज बुश भारत में, ओबामा आए थे ना भारत में, तो ओबामा आए और केवल 2 दिन भारत में रहे, 2 दिन। 2 दिन बाद जब वो अपने अमेरिका में गए और अपनी आयु का टेस्ट किए कि हम कितने साल, जाने से पहले उन्होंने नोटिस किया कि हम इतने साल जिंदा रहेंगे, उसके बाद वहां जाके टेस्ट किया तो पता चला कि उनकी आयु में 6 घंटा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत में भयंकर प्रदूषण है, उस प्रदूषण ने उनके आयु को 6 घंटा कम कर दिया। ओके, अब देखिए, जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो भारत में नागरिकता का जो व्यवस्था है, वो 5 प्रकार के नागरिकता हमारे, अगर भारतीय नागरिकता अधिनियम की बात करें, अगर हम बात करें भारतीय नागरिक अधिनियम, तो ये देखिए, अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो इस अधिनियम 1955 के तहत हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। टूटेगा आज। तो उस अधिनियम में आप देखिए कि भारत का जो अधिनियम है, हम लोग नागरिकता के बारे में एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तित्व, अब देखिए, जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, यानी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति की बात करते हैं तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नागरिक के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति की बात कर सकते हैं। कौन सा व्यक्ति? एक तो हम अपने मूल जन्म की बात करते हैं, मूल देश की बात करते हैं, नागरिकता उसको मूल जन्म, वंश जन्म वगैरह वगैरह से मिल जाएगा। दूसरा, जब हम बात करते हैं विदेश के बारे में, तो देखिए, विदेशियों को जो हम नागरिकता देते हैं, विदेशियों को जो हम नागरिकता देते हैं, उन नागरिकता में भी 2 तरह के देश को देते हैं। एक जिनके साथ हमारा दोस्ताना संबंध है, एक जिसके साथ दोस्ताना संबंध है, दोस्त हैं हमारे, और एक जिसके साथ दुश्मनी है। वेरी गुड। एक जिसके साथ शत्रुता है। ठीक है, जो शत्रुता वाले हैं उनको हम नागरिकता नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। यहां शत्रु का मतलब हो जाता है कि जब हमारे और उस देश के बीच में अगर लड़ाई छिड़ी हुई है तो उस दरमियान वो हमारा शत्रु है, इसलिए वहां के लोगों को नागरिकता, समझ में है? जी हाँ ना बोलो, देखो हम कितने अच्छे। हाँ जी बालक, हाँ जी, क्लियर है। तो ये उसको नागरिकता दी जाती है। किंतु विदेशियों में, जिन विदेशी को हम नागरिकता देते हैं, भारत की नागरिकता, उनमें हम अनुच्छेद 15 नहीं देंगे, 16 नहीं देंगे, 19 नहीं देंगे, 29 और 30 भी नहीं देंगे।
हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है, ये सब अनुच्छेद उनको नागरिकता देने के बावजूद भी नहीं देंगे। किसको? अंग्रेजों को, विदेशी। हाँ, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य जो है वो जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? किंतु अंग्रेजों के लिए किया जा सकता है, विदेशियों के लिए किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो बालक? हाँ जी, हाँ। तो अब देखिए जी, समझ में आया आपको? यानी अंग्रेजों और आपके बीच में अगर मतभेद हो ना, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। भेदभाव किया जा सकता है, गोरा चमड़ा काला चमड़ा को देखा जा सकता है, इजंट माना जा सकता है, ऐसा ही है ना? हाँ। उसके बाद अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता, यानी अगर किसी को प्रतियोगिता में जाना है तो सबको समान देंगे, भारतीयों को, किंतु अंग्रेजों को यह अवसर नहीं देंगे। अगर वो आ जाएंगे तो 2 करोड़ है, 5,000 भी नौकरी ले जाएंगे, मेरा ले गए, हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो इस सिलसिले में यह अनुच्छेद भी उनको अवसर की समानता जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी आप अफसर नहीं बन सकते हैं, आप लोग बन सकते हैं, वो नहीं बन सकते। ठीक है, इसलिए। उसके बाद उनको अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन खोलने की स्वतंत्रता, चलने फिरने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ये सब उन लोगों के लिए वंचित है। हम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किंतु बहुत लिमिटेड है उनको। घर में कर सकते हैं, वो अपने घर में कर सकते हैं, किंतु बाहर नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। सरकार के बारे में कभी सुने विदेशियों को बोलते हुए कि भारत सरकार ऐसा कर दी, हमारे साथ वैसा कर दी? ना, बोल सकते हैं वो, किंतु बाद में तो थाने में ही जाओगे ना। उल्टा जो लटका के बुलवाएगी कि फिर बाहर निकलोगे तो बोलो ठीक है एकदम। भारत सरकार जैसा सरकार ही नहीं है बस विश्व में, इसलिए कभी नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, उनके लिए शिक्षा और शिक्षा में शैक्षणिक संस्थान और शिक्षा संस्कृति में इनको अपना आरक्षण देने का, मतलब इनको अपना बचाने का अधिकार है, अपना अधिकार बचाने का। किंतु ये चूंकि हम विदेशियों को देंगे तो विदेशी भी तो कम ही आबादी में रहेंगे ना। अब जहां 150 करोड़ आबादी है वहां 2 करोड़ क्या मायने रखता है? कुछ नहीं, 0.001%। तो कहेंगे कि हम भी अल्पसंख्यक, हमको भी आरक्षण चाहिए, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इस बर्बादी को देखते हुए आबाद कर दिया गया कि ये सब इनको मिलेगा नहीं। आई बात समझ? अब देखिए, जब अवसर की समानता की बात करते हैं तो विदेशियों को मना किया गया कि तुम चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अपवाद है, किंतु अपवाद है। क्या अपवाद है? अपवाद क्या है? तो अपवाद यह है कि अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिच हो गया था। हाँ, वो अपवाद आ गया कि वो आज चुनाव भी लड़ रही हैं। और एक समय था कि जब यूपीए प्रथम आई थी तो सब लोगों ने कहा था कि ठीक है, किंतु बीजेपी वालों ने विवाद कर दिया। तो इस विवाद के चक्कर में क्या हुआ कि वो नहीं बनी, और वो देखना चाहती थी कि कौन किसको बनाया जाए जो मेरा मोहरा बन सके। बेचारे बैठे हुए थे, क्या कहा जाए, राज्यसभा के लोकसभा में तो कोई मिला नहीं, बुला जाओ तुम राजगद्दी देखो, बना दिया गया। हाँ, तो 10 सालों में, अब थोड़ा दिक्कत है माइक में, तो 10 सालों में क्या है कि ये जो समस्याएं हैं ना बहुत उत्पन्न हुई। ठीक है।
अब उसके बाद जब हम एलियंस उसको कहते हैं, विदेशी कहते हैं, किंतु भारतीयों को भी हम नागरिकता देते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले देते हैं जन्म के आधार पर, बाय बर्थ। वेरी गुड, हाथ उठाए हो जी, आप भी हाथ उठाए। क्या नाम है आपका? पाथ, ठीक तो है पाथ, अच्छा बताओगे। अब समझ गए यार, पार्थ नाम है। कहां से ऐसे बिलोंग करते हो आप? है तो लक्ष्मीकांत थोड़ा चुप रहो। पार्थ ये बताओ कि जन्म के आधार पर कैसे आपको नागरिकता दे देंगे? आए जनरल पार्थ भैया, ऐसा है कि हमने नागरिकता देते वक्त, अब इसमें भी हम भेद करेंगे कि जनरल है, ओबीसी, ओएसी, एससी, एससी, नहीं, इसमें नहीं भेद करेंगे। आधार बताना पड़ेगा कि किस आधार पर। हाँ कृष्णा हाथ उठाए थे, किस आधार पर आपको नागरिकता मिला है? किसके आधार पर? अच्छा अच्छा, राजस्थान के आधार पर। राजस्थान के ऑर्डर किए हो क्या कृष्णा? ओके, तो स्थान के आधार पर, यानी इनका कहना है कि सर जन्म स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर हम आपको नागरिकता दे सकते हैं, यही कह रहे हो ना? अरे बोलो ना, है या ना? हाँ, अभी नागरिकता समझे ही नहीं कि कैसे मिलेगा। नागरिक बनना ही जरूरी नहीं है, नागरिकता जानना भी जरूरी है। कैसे मिलेगा बालक? अब फिर हाथ उठाए, बोलो, कुछ बोलना है पार्थ? हाँ, दिल खुश, कुछ बोलो ताकि हम भी खुश हो। हाँ, तो नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो ये बात सत्य है कि जी, भारत का संविधान कब लागू हुआ? हाँ बोलो, ये एकदम याद रखिए, टनाटन, एकदम भयंकर तरीके से याद रखिए। जान रही कि सर और कुछ पूछे या ना पूछे, ये जरूर पूछ लेंगे। हाँ, तो अच्छी बात है ना कि आ गया, बहुत अच्छा बताई हो ना, कई साल से पूछ रहे तब याद हुआ है आपको, समझे? तो देखिए, हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत आजाद कब हुआ तब? बोलो बालक, एक मिनट, भारत कब आजाद हुआ? एक मिनट, भारत कब आजाद हुआ जी? प्लीज आपसे नहीं, पीछे। वेरी गुड, तो 15 अगस्त 1947, ये 3 साल में असंख्य लोग जन्म लिए होंगे। हकीकत कह रहे हैं हम, जन्म लिए होंगे ना जी, बालक जन्म लिए होंगे ना। तो हमारा तो देश में संविधान बना ही नहीं था, तुमको नागरिकता कैसे देंगे? हाँ बोलो मिस्टर कोटा, सॉरी बूंदी। अंबेडकर जी से पूछा जाए तो उस टाइम में हम थे क्या? आप हमको चुप रहो, हो सकता है, मुझे इतना पूरा नाम लगते हैं जी। हाँ बोलो बालक। हाँ बोलो तुषार। बहुत दिन से तुषार चुपचाप से बैठे रहते थे, अब हमको ध्यान आया कि आपसे भी पूछना चाहिए, तब आप पढ़ाई करोगे। कोई किताब खरीदे हो? बताओ तो, सुखा सुखी क्लास कर रहे हो, घर जा रहे हो, हमको पसंद नहीं आ रहा। देखो, इस सब लोग किताब खरीद लिए, खरीदो किताब बालक, बोलो ना, है ना? कौन सा किताब खरीदे हो जरा बताओ तो। खरीदे नहीं हो किंतु हाँ बोल दिया, महान हो आप, ग्रेट। आपको लगता है कि हम पकड़ नहीं पाएंगे? ऐसा लगता है आप लोग कि हम पकड़ नहीं पाएंगे? सवाल ही नहीं बनता।
जी बिल्कुल, ये सब तो हम भी करते थे। नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, मानते हो ना? किताब खरीदी हो कोई? कौन सा है? जी आपका? एक ही साथ रहती हो? तब ये हाल है। हाँ आप, पतंजलि। ये हाल है। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति एक 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में जन्म लिया होगा, उसको हमारा संविधान कहता है कि स्वतः ही उसको भारत की नागरिकता दे दी जाए, क्योंकि कोई प्रावधान था नहीं। तो उसको जन्म के आधार पर, माता पिता के आधार पर उसे नागरिकता दे दी गई। किंतु जब हमारा संविधान बन गया, क्या बन गया? वेरी गुड, बहुत तेज है, इतना में तो आप लोग बड़ा तेज हैं जी। तो जब हमारा संविधान बन गया, तब आप देखिए कि यह कहता है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर 50 से 1 जुलाई 1987 में जन्म लिया होगा, उसको माता पिता के जन्म के आधार पर दे दिया जाएगा। यानी आजादी से पहले कोई कंडीशन नहीं था, यहां कंडीशन आ गया कि माता पिता, माता या पिता के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर 1 जुलाई 1987 से लेकर 2000 संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में यह कहता है कि 1 जुलाई 1987 से लेकर दिसंबर 2003 में कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया होगा तो उसको भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब जन्म के समय माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, और उसमें भी माता और पिता दोनों, और उसमें भी माता या पिता इन दोनों में से किसी का नागरिकता अवैध ना हो, यानी गलत तरीके से नागरिकता ना ली गई हो। हालांकि अभी आगे चलेंगे तो प्रावधान और चेंज होंगे। उसके बाद आप देखिए तो इस आधार को ऐसा जगह रख दिया कि गिर ही जाएगा ये। तो इस आधार पर क्या किया गया कि नागरिकता दे दी गई। उसके बाद दूसरे तरीके हैं कौन से नागरिकता के? वंश के आधार पर। वंश क्या होता है? क्या था ये ऐसे क्या? पीढ़ी, अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश के आधार पर। तो देखिए इंग्लिश में, हिंदी में नहीं हो पाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं जन्म के आधार पर जिसको भी हम देते हैं नागरिकता उसको कहते हैं, एक्चुअली ये हिंदी वर्ड है ही नहीं, जस्ट सोली। इसका क्या मतलब बनता है? जस्ट सोली। इससे पहले जो पूछे थे जैसे आप लोग बता ही दिए कि अभी ये बता देंगे आप लोग। एक से एक आप लोग का भी बात रहता है। हाँ बोलो बालक, हाँ बोलो। वेरी गुड, चुप रहो। यानी आप थोड़ा सा इसको परिवर्तन कर दीजिए। जस्ट का मतलब होता है यानी लॉ, और सोली का मतलब होता है जमीन, यार मिट्टी। यानी मिट्टी के आधार पर आपको हम नागरिकता दे देंगे। समझ रहे हैं? यानी आपका जन्म इस मिट्टी में हुआ है तो आपको नागरिकता
फटा पोस्टर, निकला हीरो, दे देंगे। हाँ, उसके बाद आप देखिए, जब हम बात करते हैं वंश के आधार पर, वंश, तो जब हम वंश की बात करते हैं तो वंश के आधार पर फिर एक शब्द यूज होता है, जस्ट सैंग्विन। पेंगुइन नहीं, सैंग्विन। पेंगुइन इनको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो सबसे टफ है हम बता दे रहे हैं। जस्ट का मतलब होता है लॉ, कानून। हाँ, ये हम बता दिए। अब आप हमको सैंग्विन का मतलब बनाओ। हाँ, बताओ अब। पतंजलि तो कम से कम कुछ तो बताए। बाबा रामदेव कहां से कहां चले गए, अब आप लोग नहीं बता पा रही हैं, जबकि हो गया आप लोग का। देखो, बुला रही है। हाँ जी, कुछ पता है आपको? जस्ट सैंग्विन का मतलब होता है खूनी संबंध। खूनी मतलब मर्डर किया हुआ संबंध नहीं, यानी हमारा रक्त उनसे मिल रहा है और वो वंश के आधार पर चला जाता है। वो वंश के आधार पर, इसमें भी संशोधन किया गया है। संशोधन करके कहा गया है, पहले संशोधन से था संविधान में कि जन्म के समय माता या पिता, कौन? मादा नहीं, माता नहीं। देखो, थोड़ा हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो चलेगा, किंतु आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। चुप रहो। तो माता या पिता, इन दोनों में से जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय उपस्थित होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक है, माता जन्म देती है, पिता न रहे तो भी उसको मिल जाता था वंश के आधार पर। 1996 में फिर संशोधन। कब संशोधन में कर दिया कि बच्चे के जन्म के समय माता और पिता को रहना अनिवार्य है, उपस्थित होना चाहिए। जी, टैंकर क्लियर? टैंक भर लिए? अब सुनो, अब देखो, तो अब आप लोग देखो कि इसके बाद, क्या है कि मान लो कि बहुत लोगों को घूमने का शौक कर दिया, दिल है कि मानता नहीं, बहुत सारी कंट्री है, घूमने चले गए है। कहीं किसी देश में घूमने की इच्छा रखे हो बालक? अब केदारनाथ कौन सा कंट्री है भाई, हमको कोई बता दे। देखो, एक गाना था कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ठीक है। और दूसरा था कि बचपन, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, और बुढ़ापा, तो जो अभी बात कह रहे हो कि केदारनाथ, वो बुढ़ापे का स्तर का बात कर रहे हो, अभी आगे। हाँ, क्या बन जाओगे? तब तो मस्त तरीका से जाओगे, तब तो फोर्स लेकर जाओगे, कौन रोकेगा? अरे अरे, छुट्टी दी। यही तो दिक्कत की बात है। अधिकारी का मतलब होता अधिकार दिखाना। छुट्टी आपको कौन देगा? खुद ले लेंगे, नहीं देगा जाओ मोबाइल ऑफ, चल दिए, करते रहो। क्योंकि अधिकारी बनने के बाद हटाते कोई नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत से आया है, ट्रेनिंग दिए हैं, प्रशिक्षण दिए हैं, तो हटाना नहीं हो, थोड़ा सा ठीक है, कार्रवाई करवा लेंगे कि तो नौकरी फिर मिल जाएगा। कोई सस्पेंशन नहीं होता है, क्या बात करते हैं। एक आयोग बैठाई जाएगी, आयोग आपसे पूछे आप क्यों गए, ऐसा स्थिति था भाई, जाना था हम, बिल्कुल जाना चाहिए। पर हम कहा, अच्छा न्यूयॉर्क, मान लीजिए कि लड़का न्यूयॉर्क गया, दिल है कि मानता नहीं, वहां किसी लड़की से चक्कर चल गए, शादी कर लिया इसने, होने का तो हो ही सकता है। हाँ, अब शादी कर लिया तो इसको कहा गया कि, इसको बोला कि तुम जिससे शादी किया उसको बोले तुम आ जाओ अब इंडिया, तो वो बोले हम इंडिया नहीं आएंगे, तुम्ही को है ना, तो
ये बेचारा इतना था, बोला हम यहीं रहते हैं, चले कलकत्ता में, मतलब न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। वैसे न्यूयॉर्क किस कंट्री में आता है? एक मिनट चुप रहो तो। अमेरिका में, ठीक, अच्छी बात है। तो ये वहां रहे, आने वाले समय में इनका वंशज हुआ। जब वंशज हुआ, इनका बाल बच्चा हुआ, जनरेशन हुआ, तो उस दरमियान उस लड़के को या लड़की को जो नागरिकता होगी वो कहां की मिलेगी? कहां की मिलेगी नागरिकता? वहीं की मिलेगी। तब इस पे सूट नहीं करता है, ये लड़का ठीक नहीं। मान लीजिए, हाँ, अब एग्जांपल वहीं की, अब क्या पिता बने कि नागरिकता भारत की नहीं दिला सके? हम तो मन धड़क कहानियां रच रहे थे, आप क्या मान ही लिए कि चले गए? तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के या लड़की घूमने गए हैं, हस्बैंड वाइफ घूमने गए हैं, और वो बच्चे का जन्म वहां करते हैं, अचानक बच्चे का जन्म वहां हो जाता है, तो नागरिकता कहां की मिलेगी? कैसे इंडिया की मिलेगी? उस दरमियान जब बच्चा जन्म लेगा ना, तो ये इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय समझौता है कि अगर वो बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, यानी 18 वर्ष तक उस देश में आने जाने के लिए कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिंदास आएंगे जाएंगे। अभी वीजा लेना पड़ेगा जाओगे तो, ठीक है, और एक नहीं दो दो वीजा लेना पड़ेगा, पहले अमेरिका का वीजा लो, फिर वहां से न्यूयॉर्क का वीजा लो। तो चेहरा देखकर इंग्लिश आता नहीं है तो वीजा ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो उस वक्त सीख जाओगे। तो अब क्या है कि तो आप जब वहां जाते हैं, बच्चे का जन्म होता है, तो उस सिलसिले में तो आपको ग्रीन कार्ड दिया जाता। 18 साल के बाद बच्चे से पूछा जाता कि आपकी नागरिकता कहां की चाहिए। अब आपके ऊपर निर्णय नहीं है, क्योंकि 18 साल बाद लड़का ब्याज मतलब एडल्ट हो जाता है, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसे पूछा जाता है नागरिकता कहां की लेंगे, तो वो अगर कहेगा कि नागरिकता हमें उसी कंट्री का दो तो मिल जाएगा, तब माता पिता का नहीं चलेगा। किंतु 18 साल से पहले माता पिता का अधिकार चलेगा, और माता पिता को जाने आने में पैसे में कोई मोहियत नहीं है, फीस उतना ही लगेगा, ट्रैवलिंग फीस फ्लाइट का उतना ही लगेगा, हो सकता है कुछ लड़के को कम कर दिया जाए 50%, बाद बाकी सबका उतना ही लगेगा। किंतु तो ऐसे ही एक जगह हम पढ़ा रहे थे, तो किसी एक ने मेरे से पूछा कि सर आपने तो कंट्री का बात कर दिया, अगर मान लीजिए कि हमें यहां से जाना है अमेरिका और हम जा रहे हैं स्टीमर से, और जाने में 6 महीना लग गया, उसी बीच स्टीमर में ही हमारी पत्नी अगर डिलीवरी दे दी, तो वो बच्चा कहां, किसको नागरिकता, कहां का नागरिकता मिलेगा सर? संभावनाएं बन सकती है ना भाई, बन सकता है ना कि अगर आप जा रहे हैं तो 15 नॉटिकल माइल, 14 नॉटिकल माइल मतलब हो गया 200 किलोमीटर के बाद अब आपका एरिया खत्म। हाँ, अब सीमा पार कर गए आप, अब सीमा पार कर, और ना वो जो देश में जा रहे हो उसकी सीमा है, और बीच में अगर बच्चे का जन्म होता है तो कौन देगा उसको नागरिकता? कौन देगा? कहां का नागरिकता में? तो उसको नागरिकता, चूंकि आपने वीजा बनाया यहां से वहां जाने का, तो जब आपके एरिया से पार कर गया ना, तो ये मान लिया जाता है कि अब उसके एरिया में जाना है, क्योंकि अब बीच में रुकेगा नहीं, उसी के एरिया में जाएंगे, और जब उसके एरिया में जाएंगे तो पहले ग्रीन कार्ड वो कंट्री आपको छापेगी। अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, और विदेश में होने के बाद यह अधिकार दिया गया है कि आपको साल भर के अंदर पंजीकरण कराना पड़ेगा, पंजीकरण समझते हैं ना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वहां भारतीय दूतावास में, तब बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। समझ में आ गया ना जी? और आप देखिए, हमारे देश में अजीब अजीब घटनाएं घट जाती हैं, जिसका हमको मूल्यांकन करने में भी सोचना पड़ता है कि उसका आंसर क्या निकालें। जेट एयरवेज का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, भारतीय जेट एयरवेज है जो विमान उड़ाती है हवा में। केरला से भारतीय औरत चढ़ के महाराष्ट्र जा रही थी, विडंबना की फ्लाइट में ही उसने डिलीवरी कर दिया।
उसकी डिलीवरी फ्लाइट में हो गई। क्योंकि भारत भारत का बात था, तो जेट एयरवे इतना खुश हुआ, बोला कि विश्व में बहुत कम ही ऐसे एयरलाइंस हैं जिसमें ऐसा हुआ है, इसलिए इस बच्चे का और माता पिता का आजीवन भारत में घूमना फ्री प्लेन से, और विदेश में हमारे एयरवेज में चढ़ेंगे 50% फीस माफ। और उस लड़के का नाम रखा गया जेटलिट सन। जेटलिट मतलब जेट एयरवेज का लड़का। कितना मां बाप एक्साइटेड हो गया कि 6 महीने के अंदर उस लड़के को 4 बार भारत में घुमाया गया एयरवेज में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 7वें महीने में जेट एयरवेज लॉस में, जेट एयरवेज बैंकरप्ट, दिवालिया निकल गया, जेट एयरवेज बंद। सारी दुर्भाग्यता यहीं पर है। ऐसे ही हम एक बार कहीं पढ़ा रहे थे, तो कलेक्टर के बारे में पढ़ा रहे थे, कलेक्टर के बारे में पढ़ा रहे थे, तो बच्चों की मानसिकता देखिए कितनी, रांची में पढ़ा रहे थे, बच्चों की मानसिकता देखिए कैसी है कि हमने बताया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लाल बत्ती मिलती है एम्बेसडर कार में। एक लड़का विनोद बोल के था, आज भी हमको वो ऐतिहासिक दिन याद है, और ये घटना थी हमारे ख्याल से 2009-10 की। तो उसने बोला कि सर एक बात पूछे, क्लास एकदम खचाखच भरा था, 150-200 बच्चे थे। हम बोले हाँ बिल्कुल पूछो बालक। बोला सर ये जो लाल बत्ती मिलता है, इसको हम अपना स्कूटर पे लगा सकते हैं? हम बोले इसको स्कूटर पे ही नहीं, अपने दिमाग पे भी लगा के चलो। अरे तुमको स्कूटर से उठाकर हम एम्बेसडर कार दे रहे हैं, तुम उसको भी खोल के स्कूटर पे लगाना चाहते हो? मतलब मानसिकता दिखे, यही सोच रही हैं। स्कूटर बंद हो गया, स्कूटी आ गया, ठीक है। तो आप देखिए कि तो आप देखिए वंश के आधार पर जब, अच्छा एक चीज हम आपको यहां बोलना भूल गए हैं कि जब हम जन्म की बात करते हैं, तो जन्म के आधार पर जब हम किसी बच्चे को देते हैं ना, तो ये नीति हमारे दूतावास के लिए अप्लाई नहीं है। जैसे मान लो कि आप को यहां से विदेश में, जैसे आप साउथ अफ्रीका के आपको दूतावास में भेजा गया भारतीय, और वहां आपके बच्चे का जन्म हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका की नागरिकता चाहिए, नहीं, भारत की नागरिकता मिलेगी क्योंकि भारत ने भेजा आप। वैसे ही अगर वहां के दूतावास अगर यहां आके रहते हैं और उनके बच्चों का जन्म होता है, उनकी माता अगर बच्चों का जन्म देती हैं, तो उस बेसिस पर उनको भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। भाई 4 साल रहेंगे तो संभवतः ही है कि बच्चा जन्म लेगा। तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम अपने देश में जाके जन्म दें, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं यही है, ठीक है यही ले लेते, तो इसलिए जन्म के आधार पर उनको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। वंश के बाद आता है पंजीकरण। अब जब हम पंजीकरण की बात करते हैं, तो देखिए पंजीकरण में नॉर्मली होता क्या है, इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। मतलब अगर आप रजिस्टर करा रहे हो तो उसके आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। यानी पंजीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये है, अगर किसी विदेशी से इसको प्यार हो जाता है, वो अगर भारत में ये शादी करती है, उसको कहते हैं तुम भारत में आके रहो। तो भारत में रहने के लिए उससे पहले पंजीकरण का, और पंजीकरण का व्यवस्था है कि कम से कम आपको कितने साल रहना पड़ेगा भारत में? 5 साल रहना पड़ेगा। 5 साल आपको भारत में स्थायी रूप से रहना पड़ेगा, तभी आप पंजीकरण का आवेदन डाल सकती हैं, वरना नहीं डालिए। अच्छा, डालने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि सरकार आपको दे ही दे। हाँ, क्या नाम है बालक? लोकेश। क्या बना रहे हो वहां? फूल बना रहे हो, कमल का फूल? नहीं, तब से हम नोटिस कर रहे थे, पर क्या करें, हम भी दिल है कि मानता नहीं, रोक नहीं पाए।
तब से पांव से खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो। हम क्या बता रहे थे बताओ तो? हाँ बताओ, क्या बताया था मैंने पंजीकरण के बारे में? हम आप पाप नहीं बताए थे, कुछ बताए थे, बोलो। देखो मेरा चाय ठंडा हो गया इसी चक्कर में, ना चाय पीने दिए ना पिलाए। तो हम पियेंगे तो आप भी प्यारे पी लीजिए भाई, आप लोगों के पास टैंकी पड़ा हुआ है। बोलो बालक। हाँ ठीक है, वो ऐसे ही बताओ ना, हम समझ रहे हैं, वो तो हम समझाने के लिए बताए, फिर भी बता रहे हो तो अच्छी बात है। मतलब आते आते ही पंजीकरण करा दोगे? रहना पड़ेगा तब। ऐसा ही है जीतू, ऐसा ही है जीतू। हाँ, तो एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में आई, विदेश के थे और थे या थी, उनको पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता दी गई? नहीं बता सकते? देखो तो कितना अच्छा लड़का है। ध्यान वही है तो ध्यान तो वही बोलेगा ना। नाम बताओ, बोलो। अरे आपका नहीं, जिसका नाम बोले थे उसका बताओ यार, आपका नाम तो हम जानते ही हैं, हारचित। गजब कर दिए, आप जाके पंजीकरण कराए हो, आप जाके शादी किए हो? शिट, अजीब है यार। यार क्या करें हम। किसका? सोनिया गांधी जी का पंजीकरण के आधार पर हुआ है, किंतु कुछ विवादास्पद चीजें हैं जो चाय पीने के बाद ही बताएंगे। ये चाय पी रहे, पानी पी रहे यार, क्या चाय पी लो पी लो, जैसे ताजा चाय पिला रहे हो, पी लो सर। हाँ, तो देखिए जब हम बात करते हैं, जब यूपीए की सरकार थी, तब क्या हुआ कि, अरे यार देख नहीं सकते हम आपको, हद हो गया यार, हम अब नजर बंद कर दें? अब बताइए, आप बताइए, मतलब देख नहीं सकते आपको, बताइए लोकेश। अरे यार प्रश्न पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आपको देखते रहेंगे तो आप ऐसे बोलिए कि सर क्या हो गया? अरे हम कुछ सोच रहे थे तो अचानक से आपका ध्यान आ गया हमको। जिन्होंने मांगा था, अब तीसरे या तो आप हो सकते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं है। हाँ तो किंतु अब सरकार आ गई किसी और की। किसकी सरकार आ गई लोकेश? कौन पा? देखिए ये भी गलत आपने बोल दिया। ये गठबंधन सरकार है, इसको कहते हैं एनडीए। और वो भी गठबंधन सरकार थी जिसका नाम था यूपीए। समझे? कभी भी नहीं कहेंगे कि कांग्रेस, जो बने थे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ठीक है? तो जब बना तो सरकार ने काफी, और आप भी बहुत सुने होंगे इनका नाम, सुब्रमण्यम स्वामी का। उन्होंने भयंकर आंदोलन छेड़ा, और छेड़कर क्या किया, कहा कि पता करो। तो उसमें दो क्लॉज था, दो उपबंध थे। कितने उपबंध थे? हाँ, तो उस दो उपबंध में एक में लिखा था कि क्या आप किसी देश का नागरिकता ग्रहण करते हैं? आपका जवाब क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए हां, या ये दो होना चाहिए ना। उसमें पता है आपको,
ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्लॉज था कि अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण किए हैं तो क्या आपने उनकी नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग दिया है। उसमें भी लिखा हुआ था हां या NA हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा डॉक्टरेट की उपाधि जो है कितना जी 7 डॉक्टरेट उपाधि। और बार बार ग्लिच मत हो, टेक्निकली ठीक ठाक रहना चाहिए। ओके, तो और ये बात सत्य है, अरविंद केजरीवाल ने कुछ हद तक मुद्दा उठाया था कि कि भी चेकिंग नहीं होता है। एयरपोर्ट में कभी चेकिंग नहीं होता, आप क्या ले जा रहे हैं क्या नहीं, तो आप कुछ भी ले जा सकते हैं। अब कुछ भी क्या मतलब, कुछ भी समझिए, समझ रहे हैं। तो उस वक्त चेकिंग नहीं होती थी, और यही वजह है। कहीं जाना बालक, दुख हो रहा है, अरे टॉपिक चेंज कर देंगे यार, इतना दुख में क्यों जा रहे हो। हाँ, तो आप देखिए, पंजीकरण के आधार पर क्या किया जाता, आपको नागरिकता दी जाती है। ये आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। आप लोग को एक पता है, एक बहुत पते की बात की, चलिए ठीक है हटाइए। तो अब देखिए जब ए, अब बताइए, ये तो गलत है ना। हाँ, देखो हमको क्लास चलाना है, कांग्रेस की सरकार है, थोड़ा जीने दो। हाँ, तो अभी क्या है कि समझ में आ रहा है जी आपको। जी हाँ, तो अब देखिए जब हम बात करते हैं नागरिकता की, तो चौथा नागरिकता का जो, देखिए नागरिकता बहुत बड़ा इशू है, आज भी विवादास्पद है, विवाद के दायरे में वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब चल रहा है, तो दिक्कत है हमारे साथ भी थोड़ा बहुत। नहीं तो ऑफलाइन रहता तो काफी कुछ अभी आपको जानकारी मिलती, और ऐसी जानकारी मिलती कि आपकी भी कहते कि बताओ हमारा देश है ये चुप रहो। ठीक है, और आप देखिए इसके बाद है प्राकृतिकरण के आधार पर, या प्राकृतिकरण से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति 5 विषयों में भारत के लिए अच्छा काम किए, जैसे साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, लिटरेचर, तो ऐसे ऐसे 5 चीजें हैं जिसमें अगर आप अच्छा काम किए हैं तो आप किसी भी देश के हो, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे जैसे मदर टेरेसा कहां की थी, सर उनसे पूछिए। हाँ ठीक बोल रही है सर, उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। मदर टेरेसा कहां की थी, सीकर की तो थी नहीं। हाँ बोलो जी, मदर टेरेसा कहां की थी, ऑस्ट्रिया की थी, किंतु भारत में बहुत अच्छा काम कर रही थी। कहां, भारत में समाज सेवा खूब करती थी, इसलिए उनको नागरिकता दे दी। दलाई लामा, दलाई लामा हूं, क्या कर रहे हो फर्स्ट बेंच में बैठ के, या गाना चल रहा हूं, हाँ हूं। सुना नहीं, इतना तेज बोले तब नहीं सुनी, कानपुर खत्म हो गया था। तो क्या है कि दलाई लामा
तिब्बत गुरु, तिब्बत के जो गुरु हैं दलाई लामा, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं, उनको हमने दिया है, दलाई लामा को। उसके बाद अदनान सानी, रे अदनान सानी पाकिस्तान के गायक थे जिनको हमने दिया है भारतीय। उसके बाद नुसरत फतेह अली खान, हम सुने हो नहीं, मेरे रश के कवर, जिन्होंने गाना गाया, धूम मचा दिया, ये तो सुने ही होगे। चुप रहा करो, काली काली जुल्फो। तो अब देखिए, नुसरत फतेह अली खान को हम लोग देने जा रहे थे किंतु नहीं हुआ। अच्छा, पंजीकरण में दो और विवाद है जो नहीं बताएं, याद आ गया हमको। एक थे हमारे एमएफ हुसैन, बहुत अच्छे कलाकार थे, आर्ट करते थे, बैठे बैठे आपका चेहरा ऐसा बना देंगे कि बूंदी ही बैठा हुआ यहां, इतना अच्छा कलाकारी करते थे। उन्होंने क्या किया, 90 साल की उम्र में, 85 साल 90 साल की उम्र में गलती कर बैठे। अब उम्र हो गया था तो गलती करना ही था। उन्होंने क्या किया कि भारतीय हिंदू धर्म के, भारतीय छोड़ो हिंदू धर्म के जो भगवान थे उनका उन्होंने क्या किया कि नैपकिन पर, जूतों पर फोटो बना दिया, कहीं कहीं निर्वस्त्र बना दिया। विवाद का मुद्दा बन गया। एमएफ हुसैन को पकड़ा गया, तुरंत भाग गए कतर। हाँ, कतर नहीं, कतर। हाँ, तो वो कतर चले गए और कतर जाके वहां से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम भारत की नागरिकता को त्यागते हैं और हम कतर की नागरिकता को लेते हैं। किंतु आप भी ऐसे ऐसी हरकत मत करें कि धार्मिक चीजों, धर्म से सब कुछ जुड़ा हुआ है। 1 महीने बाद निधन हो गया उनका। निधन, उसके लड़के ने जो वो कलाकारी बनाए थे करोड़ों रुपया में बेच दिया सऊदी को, और लेने वाला भी ले भी लिया। महानता देखी कि ले भी लिया। उसी के नाम पर आई थी तस्लीमा नसरीन, बहुत अच्छी लेखिका है, अच्छा लिखती है, बांग्लादेश की है। अरे ठीक है बालक, बांग्लादेश की है। तो वो क्या है, बांग्लादेश में उन्होंने किताब लिखा मुसलमानों के ऊपर, लज्जा। उस किताब को अगर आप पढ़िएगा तो आप वाकई में लज्जित हो जाइएगा कि हम किताब ऐसे कैसे लिख दी। वो मतलब वो कहती है कि मुसलमानों के जो एक्चुअल चरित्र है ना, उसको मैंने दर्शाया है उसमें। वहां के प्रधानमंत्री को पता चल गया कि बाप रे बाप, ऐसा किताब लिखी है, किताब बैंड करो। किंतु छपने को तो छप गया, मार्केट में निकल गया, कुछ भारत आ गया, कुछ विदेश चला गया। अब बांग्लादेश में बैन कर दी और आदेश दे दिया गया कि तस्लीमा नसरीन जहां भी मिले उसके सारे कलम, कौन कलम, हाँ, सर को हटा दो। बांग्लादेश के बगल में ही बंगाल था। कौन बंगाल, पश्चिम बंगाल था ना, पश्चिम बंगाल। दौड़ के चली आई यहां, और आते ही ज्योति बासु उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा तस्लीमा नसरीन को हम भारत की नागरिकता दिलवा देंगे। बहुत उद्वेग हो गई, बहुत प्रसन्नता, तुरंत भारत आ गई। और जैसे ही भारत आई, वो भूल गई कि ज्योति बासु जो है, भूल गए कि भारत में जितने मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश में जितने मुसलमान नहीं रहते उतना तो भारत में है मुस्लिम वर्ग। सबने आंदोलन छेड़ दिया। भारत सरकार को अपना देश आंतरिक अवस्था को सुधारना मुश्किल हो गया था। तुरंत भारत सरकार ने मीडिया में न्यूज फैलाया कि तस्लीमा नसरीन को हम लोगों ने भेज दिया है भारत से बाहर। अब वो कहां गई हमें नहीं पता। इसी बीच में फ्रांस ने कहा कि तस्लीमा नसरीन को हम अपने देश की नागरिकता देंगे। पैदल चली गई फ्रांस से जाके नागरिकता, पैदल मतलब तुरंत जाके फ्रांस से नागरिकता ले लिया। आज वहां की वो नागरिकता है, किंतु आज भी उसके मन में है कि नागरिकता हमको कहां का चाहिए। इसीलिए अभी 2014-15 में आई थी हैदराबाद में कंगी। आपको चाहिए तो बोलिए, कोई देखने आ रहा है आपको? नहीं, अरे यार यहां देखो यार,
हाँ, तो भारत में आई थी, सम्मेलन कर रही थी, बस एक व्यक्ति ने पहले चप्पल चलाया, चप्पल का थोड़ा सा मात्रा डाइवर्ट हो गया, इतने में क्या किया, गुलदस्ता उठाया, सीधा उनके सर कलम सर पे लग गया, लाल कुछ दिखने लग गया, तब तक किसी ने चेयर मार दिया, वहां से उनको जान बचा के भागना पड़ा। ऐसे ऐसे विवाद कई सारे भारत में हैं, आई बात समझ में? और सारे का डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, क्या बालक? हाँ, ये इसलिए बताया जा रहा कि पंजीकरण को लेकर इतना विवाद है, वो आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से चलते आ रहा है। पंजीकरण का विवाद आज भी चल रहा है। और पांचवा जो है वो है, अगर हम दूसरे देश को ग्रहण करते हैं तो वहां के लोगों की नागरिकता कैसे हम देंगे, ये हमारा संसद निर्धारित करेगा। किंतु ये सब सामान्य है। क्या है? विवाद तो अब आएगा। कौन सा विवाद? विवाद जो आएगा वो विवाद कौन सा है? वो विवाद है 2019 का भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019, जिसको हम लोग कहते हैं एनआरसी, भारतीय नागरिक पंजीकरण, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण। विवाद का मुद्दा बन गया। सुना है आप लोगों ने कभी? मत सुनो, हटाओ, क्या जान के करो, क्या बालक? बोलो। एनआरसी सुने हो ना? राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण सुने तो होगे ना? क्या है? किंतु अभी आपको पता होगा कि रोहिंग्या मुस्लिम चले आए हैं, और 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जो आज बांग्लादेश बना हुआ है, 1971 में कुछ लोग पलायन होकर चले आए आसाम में, और आज उनकी आबादी हो गई है 40 लाख। कम है? 40 लाख कम है? अरे यार क्या करते हो, बर्बाद हो जाएगा आदमी। 40 लाख। अब आसाम वालों ने विद्रोह कर दिया, कहा कि हमारे अपने राज्य के लोगों के लिए खाद्य कम पड़ रहा है, इनको हम कहां से दें। तो राजीव गांधी उस वक्त हमारे सरकार में थे, 1985 में राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने एक निर्णय लिया कि हम आप लोग को राष्ट्रीय पंजीकरण लेकर आएंगे, राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण, एक ऐसा फॉर्म लेकर आएंगे जिसमें जो लोग अगर हैं वो लोग अपना पंजीकरण कराएंगे, उसी को भारत की नागरिकता, अदरवाइज सब यहां से जाए। किंतु आपने तो मुंह से बोला ना, आपने ठोर से बोल दिया, आपने नियम कोई थोड़े लाया। इंदिरा गांधी यही बोली, राजीव गांधी यही बोले, किंतु ये सरकार आई तो इसे लागू कर दी। अच्छा, एनआरसी लाने के बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत में उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, विदेशियों को नागरिकता दी जाएगी। किन किन देशों का नाम रखा? बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। ये ऐसे देश हैं, श्रीलंका को तो छोड़ दीजिए, खैर ये ऐसे देश है जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। कौन संख्यक है? हाँ, अल्पसंख्यक है। और अगर वो यहां से भारत आते हैं तो भारत उसको क्या करेगा? नागरिकता, भारत उसको नागरिकता दे देगा, नागरिक का अधिकार दे देगा। विवाद खड़ा हो गया संसद में, देश में, कि यहां के जो मुस्लिम आएंगे उसको क्यों नहीं आप दीजिएगा। तो हमारे संसद में गृह मंत्री ने कहा कि ये जो राज्य है ये मुस्लिम बहुसमुदाय की है, मेजॉरिटी वाले राष्ट्र हैं, यहां पे अल्पसंख्यक हिंदू है, इनको देना जरूरी है। फारसी को देंगे, क्रिश्चियन को देंगे,
जो आएंगे, किंतु मुस्लिम को नहीं देंगे। और ये विवाद बन गया और इसको पंजीकरण कराने के लिए आसाम ने लागू कर दिया। साल भर के अंदर पता चला कितनी आनन फानन में आपने काम कराया। इतना भयंकर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मां का नाम है, बेटा का नाम नहीं है, पंजीकरण में लो। बाप का नाम है, उसकी मां का नाम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना भी आनंद फानन नहीं होना चाहिए। न्यायालय में चला गया केस, न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकार को इसको सुव्यवस्थित। अच्छा, आपको मालूम है पश्चिम बंगाल की जो अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है बालक? प्लीज चुप रहे। पता है आपको? देखिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा किंतु आपको पता है। हाँ जी, कौन है? पता था ना, किंतु माइंड से निकल गया था। नाम सुना सुना सा लग रहा है। बाप खतरनाक। जो दीदी है ना, दीदी वहां क्या की है कि इन संख्यकों को इतना बढ़ावा दे दी है कि लोग प्रताड़ित हो गए, लोग दुख में हैं। किंतु हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को भी बढ़ावा दीजिए। हमारा कहना है कि राज्य अगर आप चला रहे हैं तो आराम से राज्य चलाइए, आप आराम से राज्य चलाइए, किसी को बढ़ावा। धर्म सबके साथ आ सकता है, धर्म जो है वो सबके साथ आ सकता है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि उनका त्योहार मुहर्रम आ गया और हमारा दशहरा जो था हिंदुओं का, उसमें विसर्जन करने के लिए माँ दुर्गा को गंगा जी में विसर्जन करने के लिए था। उन्होंने विसर्जन के प्रोग्राम को रोककर उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। ये और भी द्वेष क्रिएट कर दिया। जबकि आप देखिए कि अगर आप यूपी में जाएंगे तो एक बार ऐसा हुआ कि जुम्मे की नमाज और होली एक ही दिन पड़ गया। तो योगी से बोला गया कि क्या किया जाए, तो योगी ने कहा कि जुम्मे की नमाज जो है, क्योंकि जुम्मा जो है हर हफ्ते आता है, किंतु होली साल में एक बार आता है। तो जुम्मे की नमाज के लिए अगर वो घर में पढ़ सकते हैं तो ठीक है, शांतिपूर्वक अगर नमाज में जाके पढ़ ले ठीक है, चलेगा। चूंकि ये त्योहार साल में एक बार आया तो इसको थोड़ा धूमधाम से मनाने दिया जाए। किंतु उन्होंने मना नहीं किया कि जुम्मे की नमाज आप मत पढ़िए, स्थगित भी नहीं किया। एक बैलेंस व्यू होना बहुत जरूरी है। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को चलाने के लिए एक बैलेंस व्यू होना बहुत जरूरी है। और इसी आधार पर आज बंगाल की सरकार कहती है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इसको लागू करने से पता चल जाएगा कि कितने लोग बांग्लादेश से, कितने लोग म्यांमार से आकर भारत की नागरिकता लिए हैं। ये एक विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। आई बात समझ में? तो नागरिकता इसी संबंधित में है। किंतु इसके बाद नागरिकता में एक और चीज है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और दूसरा है OCI, प्रवासी भारतीय लोग, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में क्या अंतर है? भारतीय मूल के और प्रवासी भारतीय में क्या अंतर है? अच्छा, हम लोग, एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और वो मनाते हैं 7 से लेकर 9 जनवरी तक। जनवरी में, ये जनवरी ही क्यों रखा गया? लोग कुछ पता है प्रवासी भारतीय क्यों मनाया गया? नहीं नहीं, ये तो 2004 में हमने संविधान संशोधन करके 2005 से हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं, इससे पहले नहीं था। क्यों हमारे गुड़ हाथ उठा रहे हो, क्यों मना रहे हैं?
ये इसलिए हम लोग इस तारीख को अच्छा मंगाने का पीछे कारण देख लो क्या है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में संशोधन किया था। 1998 में हमने पोखराम में अपना टेस्ट किया था, न्यूक्लियर परीक्षण, परमाणु परीक्षण 1998 में किया था ना। अरे बोलो ना हाँ या ना यार। अरे नहीं मालूम है तो हम जो बोले वो सही है, लिख बोलो हाँ। किया था ना। तो 1998 में किया था तो क्या हुआ था कि अमेरिका ने और संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भारत के ऊपर असंख्य प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रतिबंध जानती हो ना, जानती हो ना क्या होता है? हाँ, रोग नहीं, रोक। रोग तो बीमारी को कहते हैं, लगेगा। तो तब यही हमारे जो एनआरआई है, जो भारतीय मूल के नहीं थे, जो हम कहते हैं प्रवासी भारतीय, इन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया था कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और कारगिल युद्ध में अमेरिका के जो सचिव थे, राज्य सचिव, उन्होंने फोन करके अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए अगर आप कारगिल युद्ध समझौता नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम परमाणु हथियार चला देंगे भारत को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बिल्कुल चलाने के लिए कह दीजिए, हम 2-4 करोड़ लोगों को मरने के लिए तैयार हैं, किंतु हम आपको इसका आश्वासन दे रहे हैं कि कल सुबह सूर्य तो उदय होगा किंतु विश्व के नक्शे से भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं दिखेगा, सूचना दे दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का यह वक्तव्य था कि विश्व के मैप में भारत का नक्शा तक नहीं आएगा, सब पाकिस्तान का नक्शा तक नहीं आएगा, सॉरी, पाकिस्तान का नक्शा तक नहीं आएगा अगर वो युद्ध परमाणु हथियार डाल देगा तो, केवल एक डाल के दिखा दे। और अभी जो मोदी जी आए थे, इतने ज्यादा दंगे वंगे हो रहे थे, तो इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार छोड़ देगा तो आप क्या कीजिएगा? बोले हद है, छोड़ देगा, छोड़ देगा क्या? हम अपने हथियार क्या दीपावली में छोड़ने के लिए रखे हैं? पटाखे हैं वो, हम भी छोड़ के दिखा देंगे क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए, तो उसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को लग गया कि ये हमारे देश को बचा सकता है ये लोग। तो इन्होंने क्या किया कि प्रवासी भारतीय रखा। क्यों? क्योंकि हमारे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे इसी तारीख को, 7 से 9 के बीच में। तो इसलिए क्या किया गया, जनवरी 7 से 9 के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उन लोगों को बुलाया जाता है जो विश्व के मंच पर बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े प्राधिकार को रखे हैं, भारत में आए, निवेश करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उनको कुछ छूट दिया गया। और ये आज भी चल रहा है ना जी, मेन मुद्दा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, मूल निवास और प्रवासी भारत में? हाँ बोलो। तो ये लोग क्या भारत में पहले से नहीं थे? दोनों ही, प्रवासी का मतलब ही होता है महात्मा गांधी भारत के नहीं थे। अब क्या बात करते हो बालक, कुछ भी। हम आपको बोले थे भट्ट बोलने के लिए, कौन बोला? आप बोली, आप बोले, चुप हो जाओ। ओके, तो ये हमारा जो है नागरिकता के संदर्भ में यही है। इसे कल लिखवा दिया जाए तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है जी? हाँ, इसको कल लिखवाया जाए, ठीक है।